हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इकोनॉमिक्स की फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको कराती हूँ एमसीक्यूज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस। जहाँ पर भी आपका इकोनॉमिक्स आता है तो जितने भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कराती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे टैक्सेस से। टैक्सेस टाइप्स एंड मेथड्स ये टॉपिक है हमारा और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर हम इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप एच टेट और HPSC, UPSC, UPPSC या कोई भी PCS एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करें। नंबर 1 इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिग्रेसिव टैक्सेशन। आप लोग रिग्रेसिव टैक्सेशन से क्या समझते हो। एक तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, एक होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो हम सबसे पहले समझेंगे रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो जैसे जैसे किसी की इनकम लो होती है तो लो इनकम वाले पर्सन को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है और हायर इनकम वाले को कम टैक्स भरना पड़ता है। कैसे? जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ती चली जाती है तो उसके लिए टैक्स रेट कम हो जाते हैं और जिनकी इनकम कम होती है उसके लिए टैक्स रेट ज़्यादा होते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। अगर जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम 10 लाख है और 10 लाख के बाद अगर 12 लाख 15 लाख होती है तो परसेंटेज जो टैक्स का उसको देना होगा वो कम देना होगा और जो कम इनकम वाला पर्सन है उसको टैक्स ज़्यादा देना होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसका आंसर हो जाता है नंबर ए, टैक्स दैट टेक्स ए लार्जर परसेंटेज फ्रॉम लो इनकम पीपल देन फ्रॉम हाई इनकम पीपल। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है तो प्लीज़ इग्नोर इट, हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। जो एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्सेशन वो क्या होता है, कि किससे आपको पता लगता है कि ये कास्केडिंग है। तो आंसर इज व्हेन टैक्स इम्पोजिशन लीड्स टू ए डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइसेस बाय एन एक्सटेंट मोर देन द राइज इन द टैक्स। जब टैक्स में ज़्यादा राइज आता है तो क्या होता है, जो टैक्स का इम्पोजिशन होता है वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है। यानी कि सबसे पहले समझने की बात यह है, जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्सेशन का उसका मतलब होता है टैक्स ओवर द टैक्स। यानी कि जब कोई भी पर्सन ज़्यादा टैक्स पे कर रहा होता है तो उस टैक्स के ऊपर भी और ज़्यादा टैक्स लगता है, दैट इज़ कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाता है नंबर 1, दैट इज़ 1 ओनली। इसके बाद है 3, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी से कौन एसोसिएटेड है, किसको फिस्कल पॉलिसी कहेंगे, तो ये होता है कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है, गवर्नमेंट का रिवेन्यू कलेक्शन होता है फिस्कल पॉलिसी में। जितनी भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और इनकम होती है पैसे की, तो फिस्कल पॉलिसी के 2 मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो जो चेंजेस करते हैं CPI को, कंज्यूमर लेवल को, और WPI को, होलसेल प्राइस लेवल को। तो ये होता है कंजप्शन, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, मनी सप्लाई। ये सब किसकी पॉलिसी होती हैं, ये होती हैं आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, जिनको RBI करता है डिसाइड। इसके बाद है फिस्कल ड्रग एक्सप्रेसेस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एक फिस्कल ड्रैग होता है, फिस्कल ड्रैग वो क्या एक्सप्रेस करता है इन्फ्लेशन को किस पर, इन्फ्लेशन का जो एक्सप्रेशन है वो किस पर जाता है, तो वो जाता है टैक्स, रिवेन्यू एंड GDP पर। फिस्कल ड्रैग होता क्या है, फिस्कल ड्रैग होता है कि जो गवर्नमेंट खर्चा करते हैं ना, खर्चा ज़्यादा हो रहा है और जो टैक्स है वो कम आ रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो टैक्स देने वाले होते हैं तो उन पर टैक्स और ज़्यादा बढ़ा देती है, वो और ज़्यादा उन पर बोझ डाल देती है टैक्स का। टैक्स बियरर फिर और ज़्यादा टैक्स देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल ड्रैग। यानी कि अपनी जो फिस्कल पॉलिसी है, अपनी जो फिस्कल की कमी है, फाइनेंस की कमी, उसको पूरी करने के लिए जो टैक्स रिवेन्यू है उसको बढ़ा देते हैं और अपनी GDP को बढ़ा देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल ड्रैग। Now this is question 5, that is which of the following should be considered for Pygobian taxation। पाइगोबियन टैक्सेशन किसको कहा जाता है, तो पाइगोबियन जो टैक्सेस होता है वो अप्लाई होता है मार्केट एक्टिविटी में। जब भी कोई नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ आती हैं, मान लीजिए किसी चीज़ की जो कॉस्ट है, जैसे सिगरेट हो गया, फॉसिल फ्यूल की जो कॉस्ट है जब ज़्यादा आ रही होती है उसको कहते हैं हम पाइगोबियन टैक्सेशन, उस पर लगता है आपका। तो ये लगता है आपका कंजप्शन ऑफ सिगरेट पर, और किस पर लगता है आपका, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पर। कोई ज़्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहा है, जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, आपके जितने भी, ये हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट फॉसिल फ्यूल्स मीन्स आपके जितने भी ये
पदार्थ होते हैं जिनको जलाकर ज़्यादा धुआं निकलता है, तो ये सिगरेट्स और फॉसिल फ्यूल पर जो खर्चा होता है उस पर पाइगोबियन टैक्स लगाया जाता है। इसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इसके बाद है बेसल 3 नॉर्म्स टारगेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक नॉर्म होते हैं बेसल नॉर्म्स, तो ये एक रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर पर लगाए जाते हैं। तो इनका टारगेट क्या है, किस पर ये लगता है, तो ये लगते हैं बैंकिंग सेक्टर की को इम्प्रूव करने के लिए। कभी भी बैंक में अगर कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे होते हैं, या फिर रिस्क मैनेज करने के लिए, गवर्नेंस को मैनेज करने के लिए, या बैंकों की ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन, तीनों ही करने के लिए बेसल 3 नॉर्म्स लगाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। अभी हमने रिग्रेसिव टैक्स पढ़े थे, अब हमें जानना है प्रोग्रेसिव टैक्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या होते हैं। तो जो मार्जिनल टैक्स रेट शुड बी इंक्रीजिंग। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है, इनकम बढ़ने पर आपका टैक्स कम हो जाता है, लेकिन इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स में इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है। और जो मार्जिनल टैक्स रेट है वो मोर देन एवरेज टैक्स रेट, जो एवरेज टैक्स रेट होता है उससे ज़्यादा होता है मार्जिनल टैक्स रेट। तो दोनों ही सही, आंसर नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताएंगे कौन सा सही है। कि जीएसटी के 2 लेवल कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है कि ये सेंटर के द्वारा लेवाई होती है, एक होता है ये स्टेट के द्वारा लेवाई की जाती है। तो ये सही है बिल्कुल, आपका जो जीएसटी है वो सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा लेवाई की जाती है। ठीक है, बाकी और भी हैं लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं है, एक बार आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मेट इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किस बजट में। तो ये हुआ था 1996 से 97 के बजट में। कब हुआ था, 1996 से 97 के बजट में मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स के बारे में यहाँ एक काफ़ी बड़ा बॉक्स दिया गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम 1996 to 97 में। ये टैक्स लिवाई होता है फर्म कंपनीज़ पर, या जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो उन पर यह टैक्स लगता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टिंग इट्स शेयर इन वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेटमेंट दी क्यों गई है। तो यहाँ पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है डिसइन्वेस्टमेंट की, उससे रिलेटेड कौन सा सही है। गवर्नमेंट की जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है ना, अपनी जो अपने पास उनके पास असेट्स है उसको प्राइवेटाइज कर देती है, तो उससे रिलेटेड हमसे आंसर पूछा गया है कि गवर्नमेंट जब डिसइन्वेस्ट करती है अपने शेयर को वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, क्या वो होती है आपकी डिसइन्वेस्टमेंट। बिल्कुल भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में डाल देती है अपने जो भी इन्वेस्टमेंट हैं, जो भी असेट्स को। प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज़ वेरी फास्ट, बिल्कुल भी नहीं। जो गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट होती है वो फास्ट नहीं होती है, वो लो होती है। और जो प्रोसेस होता है डिसइन्वेस्टमेंट का वो बहुत स्लो होता है, और गवर्नमेंट ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट। गवर्नमेंट अपने टारगेट पूरे भी नहीं कर पाती। तो आंसर हो जाएगा 1 and 3 नंबर बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, that is which one of the following state is the first state to impose agriculture income tax in India। इनमें से कौन सा स्टेट है पहला ऐसा स्टेट जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को इंडिया में यहाँ पर लेकर आया है। तो ये है बिहार। बिहार ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगाया कि एग्रीकल्चर से जो भी इनकम होगी वो भी उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा। तो बिहार में ये कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो भी आपने पढ़ा है। तो ये है एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स होता है इज़ लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लिवाई किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बिहार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो यूनियन गवर्नमेंट तो आएगी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट आएगी। तो ये रॉन्ग है। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्स है वो लिवाई किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में, बिल्कुल भी नहीं ये सिर्फ बिहार ने इंट्रोड्यूस किया। तो कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार में। तो नाइदर 1 and नाइदर 2। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न्स
मैक्सिमम रिवेन्यू फ्रॉम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू उसको कहाँ से मिलते हैं, तो उसके मिलते हैं डायरेक्ट टैक्स से। लोग डायरेक्टली जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, चाहे कस्टम ड्यूटी के थ्रू, चाहे कॉरपोरेशन टैक्स के थ्रू, चाहे आपका जो इनकम जो उनकी आ रही होती है डायरेक्ट टैक्स की, उसके थ्रू, तो रिवेन्यू सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स से मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम रही आज कैमरे में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। डेली प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।